Hello dear students, in this lecture we will discuss about the topic system of linear simultaneous equations। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वहां पर पेयर में 2 इक्वेशंस होती थी क्योंकि 2 वेरिएबल्स होते थे x एंड y, और उनको सॉल्व करके हमारे पास एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे मेथड होते थे। सॉल्व करके हम x y की वैल्यू फाइंड करते थे। सिमिलरली यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है। 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही पेयर में इक्वेशंस होगी। वहां पर 2 वेरिएबल्स थे x y, तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। यहाँ पर x y z 3 वेरिएबल्स, इसलिए 3 इक्वेशंस गिवन होगी। इनको सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना होगा? हमें x y एंड z इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। वही सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशंस का। अब हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये आपके 12th बोर्ड सीबीएसई में या कोई भी अदर बोर्ड में भी इस टाइप से क्वेश्चंस करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं कि यहां पर एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो इन तीनों इक्वेशंस के x, y और z के कोफिशिएंट होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x, y, z का कोफिशिएंट कौन है? देखो ध्यान से, a1 b1 c1। तो यहां पर फर्स्ट रो के अंदर a1 b1 c1 हम लिख देते हैं। अब ये क्यों लिख रहे हैं वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड इक्वेशन में x, y, z के जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a2 b2 c2। तो वो सेकंड रो में आ जाएगा, a2 b2 एंड c2। एंड थर्ड इक्वेशन में x, y, z के जो कोफिशिएंट्स है वो a3 b3 c3 है, वो थर्ड रो में आ जाएंगे, a3 b3 एंड c3। और अगेन यहां पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं प्रोडक्ट में, जिसके एलिमेंट है x, y, z, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक और क्या लिख रहा हूं मैं, मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसमें कांस्टेंट टर्म के एलिमेंट्स एज ए एलिमेंट यूज हो जाएंगे। तो यहां पर ये कैसे लिख दिया मैंने, तो ध्यान से देखो कि अगर इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो इस मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1z और इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है, d1 d2 d3। तो अगर 2 इक्वल मैट्रिक्स होती है तो कंपेयर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट a11 के इक्वल होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z किसके इक्वल होगा, d1 के। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। सिमिलरली अगर रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, सेकंड इक्वेशन भी आ गई। और इस रो को इस कॉलम से करोगे तो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये थर्ड इक्वेशन भी आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो हमने अभी देखा कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ऊपर जो पेयर ऑफ इक्वेशंस तीनों फाइंड हो जाती हैं। तो यहां पर जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हमने नेमिंग कर दिया A, इसको हमने कह दिया X, कैपिटल X मैट्रिक्स, क्योंकि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते मैट्रिक्स को, और इसको कह दिया B। तो आपके पास ये मैट्रिक्स जो बन गई, मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई, इसको A लिख दिया। A के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, X इज इक्वल टू कौन, B। यानी यहां पर हमारे पास A जो मैट्रिक्स है, लेट हमने क्या एज्यूम किया, A मैट्रिक्स को एज्यूम कर दिया हमने a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3। और यहां पर जो x मैट्रिक्स है वो किसको एज्यूम किया हमने, x y z को, और जो b मैट्रिक्स है वो किसको एज्यूम किया, d1 d2 d3 को। तो ये क्लियर हो गई चीज आपके पास। तो यहां पर हमारे पास आ गया ax इज इक्वल टू b, जो हमने यहां लिखा वही चीज यहां पर लिख दी मैंने। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल X मैट्रिक्स, इसको फाइंड करना है। अगर ये मैट्रिक्स फाइंड हो गई तो x y z हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। x y z यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x y z ही तो है, x y z की जो वैल्यू है। तो इसको फाइंड करने के लिए कैपिटल X मैट्रिक्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटल X मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास A को हटाना पड़ेगा। A कब हटेगा, जब इसके साथ में जिस मैट्रिक्स को हटाना उससे क्या कर दो, A उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो इसके जस्ट पहले
मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो जो लेफ्ट में किया बैलेंसिंग के लिए राइट में भी करना पड़ेगा, तो बी से जस्ट पहले हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से वो भी राइट में मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो एक्स एजीटी से बी भी एजीटी से हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, पहले किया, तो इसमें भी पहले करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ए इनवर्स इंटू ए मिलके आपके पास क्या हो गया, आई हो गया, तो आई एक्स एजीटीज रह गया और ए इनवर्स इंटू बी। तो यहां पर आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाता है, तो हमारे पास बच गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला फाइंड हो गया है एक्स मैट्रिक्स यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने का। यानी कभी भी ध्यान रखना कि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का, हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इक्वेशंस को हमें पहले इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट को इसको ए कहना है, इसको एक्स कहना है, इसको बी कहना है, और फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना। इतना ये सारा प्रोसेस यूज नहीं करना है, वो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इन सारी चीजों को रटना नहीं पड़ा, इसलिए कंसेप्चुअली मैंने समझा दिया है। बाकी अदरवाइज आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू बी लिखने के बाद डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख देना है, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। एक्स मैट्रिक्स फाइंड हो गई तो उसी में एक्स वाई जेड जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है वो फाइंड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी हमारे पास जो ए इनवर्स यानी जो ये ए मैट्रिक्स है इसका इनवर्स फाइंड करेंगे हम। इनवर्स कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की हेल्प से, और फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो इसका इनवर्स फाइंड करके हम यहां पुट कर देंगे ए इनवर्स की जगह और बी लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी और उससे एक्स वाई जेड फाइंड हो जाएंगे। तो ये सारा कंसेप्ट एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फर्दर हम क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं तब वो सारी चीजें आप अच्छे से क्या समझ पाएंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। कॉपी कीजिए इसको एक बार। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। वहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अभी टाइप्स ऑफ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन के अलावा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस भी होता है, और कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्दर ये कॉपी कीजिए, देन क्वेश्चंस करते, देन आफ्टर डेट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हम पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड है, एक डिटर्मिनेंट मेथड और होता है जिसको क्रैमर रूल कहते हैं। क्रैमर रूल वो यूज नहीं होता है, आरबीएसई बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है। तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेईई या अदर एनडीए में तो आता ही आता है। तो इसका एक अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो जिन स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर बोर्ड्स के हैं वो वीडियो देख लें। और अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि फॉर नॉलेज अगर देखना चाहते हैं तो ठीक है, बाकी अदरवाइज आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैट्रिक्स मेथड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट जो मेथड है क्रैमर रूल वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है, बाकी अदर चीज़ों में जो सिलेबस में आता है वो आप जाके देख सकते हैं, किसके आ रहा है वो पढ़ सकते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से हमने जो अभी पढ़ा था वो मैट्रिक्स मेथड की कि हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, वो ए इनवर्स इंटू बी से फाइंड होगा। हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो फर्स्टली हमें जब भी क्वेश्चन आएगा क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, फर्स्टली एक मैट्रिक्स बना लो जिसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे तीनों रो में। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2 एंड जेड का कोफिशिएंट 1। सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट वाई नहीं है सेकंड इक्वेशन में, देखिए तो 0 हो जाएगा वाई का कोफिशिएंट, और जेड का कोफिशिएंट 3। थर्ड इक्वेशन के अंदर एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट यहां पर -3 एंड जेड का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर जेड नहीं है इसलिए। और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड लिख देंगे, और यहां पर हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म आएगी 7, 11 एंड 1, और इसको हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो नाउ एक्स क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ए इनवर्स इंटू बी है अगर एक्स, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स भी फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, यानी जो ये ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 1 को हिडन करेंगे तो 0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, ठीक है। -2 यहां पर ये हिडन होगा तो 0 -6, फिर उसके बाद +1 हो जाएगा यहाँ पर ये 1 के साथ, और हिडन होगा तो ये -3 -0 -3।
तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और प्लस 12, तो 9 + 12 आपके पास आ जाएगा 21, 21 माइनस यहाँ पर आपके पास 3 है तो ये 18 आ जाएगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 18 आ गई। ठीक है, ये हो गया +12 + 12 + 9 आपके पास आ गया 21 और -3। ओके, तो इस टाइप से आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। अब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको MIJ फाइंड करना पड़ेगा, MIJ मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए। तो वो भी फाइंड कर लेते जल्दी से। तो क्या होगा, फर्स्टली 1 एलिमेंट के लिए जो होगा माइनर वैल्यू वो होगी 0 -, +9। ठीक है, 2 के लिए जो है हो जाएगी 0 -6, और इस 1 के लिए जो है वो हो जाएगी -3 0 -3। उसके बाद इस 1 के लिए देखिए आप 0 -, +3। ठीक है ना, 1 के लिए ये हिडन किया तो ये 0 हो गया और -, +3 हो गया। फिर इस 0 के लिए तो ये हो गया 0 -2। फिर इस 3 के लिए फाइंड करना है तो ये हिडन होगा तो -3 -4, -3 -4 तो -7। फिर उसके बाद इस 2 के लिए फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -0। फिर उसके बाद -3 के लिए फाइंड करेंगे तो 3 -1 विच इज़ 2। और फिर लास्ट 0 के लिए फाइंड करेंगे तो 0 -2। तो ये MIJ आ गया। MIJ आते ही हमारे पास अब CIJ हम लिख सकते हैं, CIJ को फैक्टर मैट्रिक्स। तो वो क्या होगा, MIJ में डायगोनल वाले, दोनों डायगोनल वाले एलिमेंट के साइन चेंज नहीं होंगे, इन एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 9 एज इट इज़ रहेगा, -6 + 6 हो जाएगा और -3 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर 3 का साइन चेंज हो जाएगा, -2 एज इट इज़ रहेगा, 7 का साइन चेंज हो जाएगा, 6 एज इट इज़ रहेगा, -2 का साइन चेंज हो जाएगा और -2 एज इट इज़ रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ हमारे पास आएगा इसका ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 9 6 -3, फिर -3 -2 7 एंड 6 -2 एंड -2। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना, वो है A इनवर्स इंटू बी। और A इनवर्स जो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो वो लिख देंगे हम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 18 है। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है तो 9 -3 6, फिर 6 -2 -3 7 -2। और उसके बाद बी मैट्रिक्स, यहाँ पर बी लिखनी है तो बी हमारे पास कौन सी है, ये वाली 7 11 1। तो 7 11 एंड 1। तो आपके पास x क्या हो जाएगा 1/18। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा ये से, तो ये हो जाएगा 7 × 9 तो 63, फिर -33 और फिर +6। फर्दर नेक्स्ट रो को कॉलम से करेंगे तो 42 से 6 7 जा -22 और -2। और लास्ट रो को कॉलम से करेंगे तो -21 और +77 और -2। तो ये आपके पास सोल्व करने पर क्या फाइंड होगा, जल्दी से देखिए कि ये मिलके बन जाएगा 30 36। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 20 और ये 18 आ जाएगा। और ये आपके पास जो है हो जाएगा -23 और ये हो जाएगा 70 -23 हो जाएगा। और 7 से 23 3 गया तो 4 एंड 54 आ गया। तो यहाँ पर 1/18 अंदर मल्टी, और 1/18 तो आएगा ही आएगा बाहर यहाँ पर, ठीक है ना, बाहर 1/18 है ही, अंदर सोल्व किया हमने। तो यहाँ पर ये 1/18 अंदर जाके क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36/18 क्या हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा कि यहाँ पर जो एक्स मैट्रिक्स है वो क्या होती है, एक्स मैट्रिक्स आपके पास ये होती है। तो इसको कंपेयर हम कर सकते हैं किसके साथ, एक्स मैट्रिक्स के साथ, वो होती है x y z। तो 2 इक्वल मैट्रिक्स कंपेयर होगी तो x 2 के इक्वल होगा, y इक्वल होगा 1 के एंड z हो जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आया ये गिवन
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन को जो आपके सिलेबस में है। ओके, तो x2 y1 एंड z3 इज द आंसर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं इसको। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस करते हैं। कॉपी कीजिए, अगेन वापस प्रैक्टिस कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों की। तो कॉपी कीजिए पहले। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, अगेन सेम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस है उसमें x y z की जगह 1/x 1/y 1/z आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर, उसमें x y z की जगह 1/x 1/y और 1/z के कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में है 2 -3 3, सेकेंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है 1/x 1/y 1/z के वो है 1 1 1, और थर्ड में जो कोफिशिएंट है वो है 3 -1 एंड 2। उसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी उसमें x y z नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1/y x 1/y एंड 1/z आ जाएगा, 1/y एंड 1/z आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 10 10 एंड 30। ओके, तो इस टाइप से आपके पास ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आपके पास कन्वर्ट हो गई। उसके बाद अब इसको हम कैसे लिख देंगे, ax इज इक्वल टू बी लिख देंगे। तो x क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, आपके पास x जो है वो a इनवर्स b हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी हम फाइंड करना है कि a इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्टली क्या फाइंड करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फर्स्टली हम फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा 2, फिर ये हो जाएगा 2 + 1, अगेन +3 हो जाएगा, -3 माइनस मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो अगेन ये कितना आ जाएगा 2 - 3, अगेन +3, तो यहाँ पर ये इसको करेंगे तो ये -1 -3, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 + 1 3 3 × 2 6, फिर ये -1 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -4 और -12। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से ये आ गया। अब इसको और अगेन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये -15 - 9 आ जाएगा +6 से। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इनवर्स उसी से तो फाइंड होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने से पहले हमें माइनर MIJ फाइंड कर लेते हैं। MIJ जो फाइंड होगा उसमें क्या होगा, माइनर एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा हर एलिमेंट का। तो क्या पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 और +1 3 आ जाएगा। अगेन इस एलिमेंट का जो आएगा वो आ जाएगा 2 - 3 विच इज़ -1, और फिर 3 वाले एलिमेंट का आ जाएगा -1 - 3 विच इज़ -4। अब उसके बाद माइनर के 1 की सेकंड रो के एलिमेंट का पता करते हैं। तो 1 का जो माइनर वैल्यू होगी -6 + 3, तो -3 हो जाएगा। 1 एलिमेंट का जो है वो होगा 4 - 9, तो 4 - 9 -5 आ जाएगा। और इस एलिमेंट का जो आएगा वो आ जाएगा -2 + 9, -2 + 9 7 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट रो के एलिमेंट का माइनर वैल्यू फाइंड कर दे, तो 3 का जो माइनर वैल्यू होगी वो -3 - 6 हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट -1 की जो आएगी वो होगी 2 - 3 - 1, एंड लास्ट 2 का जो माइनर वैल्यू होगी वो होगी 2 - +3, तो 2 + 3 यानी 5 आ जाएगा। और यहाँ से जो CIJ कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी आपके पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो होगी इसकी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसकी ट्रांसपोज नहीं होगी, इसमें वो डायगोनल को छोड़ के ट्रांसपोज तो एडजॉइंट, CIJ का ट्रांसपोज एडजॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर 3 1 -4, ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये चेंज नहीं होगा। अब बाकी बचे हुए का इसका चेंज कर दिया, हम इसका कर देंगे साइन चेंज, इसका भी कर देंगे, इसका भी कर दिया, तो ये CIJ गया। अब इसका ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट होगा। तो यहाँ डायरेक्ट X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी लिख देता हूँ। A इनवर्स होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A -9 हो गया, एंड एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करके डायरेक्ट एडजॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो एडजॉइंट जो हो जाएगा आपके पास वो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज लिख देंगे 3 1 -4, 3 1 -4, फिर 3
-5 -7, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट लिख दिया है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हमारे पास है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो सी आई जगह ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। और -x 1 एंड 5 एंड बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास, जो बी मैट्रिक्स है वो 10 10 13। तो यहाँ पर 1/9 -9 या -1/9 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 33 10 से होके अगेन +30 और माइनस यहाँ पर 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एंड 7 78, ठीक है। नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होके अगेन -50 और ये आ जाएगा 13 प्लस। नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा -40 अगेन -70 और अगेन +65। तो इस टाइप से x आपके पास आएगा। -1/9 अभी बाहर नहीं रहने देते, इसको अंदर सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हो गया 60, ठीक है, और -18 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये हो गया कन्वर्ट हो गया -40 तो -40 + 13 27 माइनस का, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास जो है ये मिलके बन गया -5 और -45, ये आपके पास आ गया। -1/9 को अंदर ले जाएंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस सबसे मल्टीप्लाई होकर सबको प्लस बना देगा, या बच जाएगा 2, यह आ जाएगा 3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो x मैट्रिक्स है वो किसको एज्यूम किया था हमने, 1/x 1/y 1/z, वो लिख देंगे। तो 1/x 1/y और 1/z। तो आपके पास देयरफॉर बाय कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्सेस, तो 1/x की वैल्यू 2 होगी तो x कितना हो जाएगा 1/2, 1/y की वैल्यू 3 होगी तो y कितना हो जाएगा 1/3, और 1/z की वैल्यू 5 होगी तो z आपके पास आ जाएगा 1/5। तो इस टाइप से ये जो है वो सॉल्यूशन हो गए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये लीनियर नहीं है क्योंकि 1/x 1/y 1/z लीनियर वेरिएबल्स नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं ऑफ 3 वेरिएबल्स या पेयर ऑफ सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इस टाइप से हमें सोल्व करना है। लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का था, बस x y z की जगह 1/x 1/y 1/z आ गया था। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स का इक्वेशंस हमने जो पढ़ा उसके कितने टाइप्स के डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमने जब क्वेश्चन किए वो एक ही टाइप के थे, यूनिक सॉल्यूशंस, एक ही वैल्यू फाइंड हो पा रही थी x y z की। बट अब टाइप्स जो है वो डिफाइन इस टाइप से कि फर्स्ट हमारे पास अगर गिवन हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन किए तो उसमें 0 नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो a इनवर्स फाइंड नहीं हो पाएगा, बिकॉज a इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं हो पाएगा, और इनवर्स फाइंड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर x की यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 नहीं है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें नहीं था, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि a इनवर्स ही फाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि a इनवर्स तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फिर यहाँ x कैसे फाइंड करेंगे, a इनवर्स पुट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि a इनवर्स है ही नहीं हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास अगर 0 आ जाता है तो हम फिर चेक करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। तो 2 कंडीशन हो सकती है वहाँ पर, एक तो या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 है तो हम फिर चेक करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि एडजॉइंट तो फाइंड कर सकते हैं ना a का, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट तो माइनस से फाइंड होता है तो वो तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट 0 भले आ जाए, एडजॉइंट तो फाइंड हो गया होगा। तो एडजॉइंट ऑफ a को हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और इसको फाइंड करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस।
ये आपके पास दे देगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ध्यान रखना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फाइंड होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम फाइंड करते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आए, डिटर्मिनेंट तो 0 दोनों केस में आ रहा है, बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर 0 मैट्रिक्स नहीं आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर 0 मैट्रिक्स आ गई तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये होगा नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि नो सॉल्यूशन का केस क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस क्या है और यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या है। अब यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर क्या है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है और नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तब इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होगी। ये ध्यान रखना। आप क्या ध्यान रखना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होगी, यूनिक सॉल्यूशन पे और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पे, दोनों केस में, और इनकंसिस्टेंट होगी ओनली नो सॉल्यूशन वाले केस में। तो यहां पर नो सॉल्यूशन वाले केस में होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आगे क्वेश्चन आएगा कि चेक करना होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो डायरेक्टली क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है इसलिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, उसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वहां पर आपके पास नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज आपको और बताता हूं कि आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली चीज, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस मैट्रिक्स मेथड से। 2 इक्वेशंस वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, 2 इक्वेशन ही होगी 2 वेरिएबल से, इसलिए a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा a1 b1 a2 b2, और यहाँ पर आ जाएगा xy 2 वेरिएबल ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा c1 c2। बाकी चीज़ वही है, इसको आप a मैट्रिक्स कह सकते हो, इसको आप x कह सकते हो, इसको आप b मैट्रिक्स कह सकते हो। तो इसमें भी जो x फाइंड होगा वो a इनवर्स इंटू b ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जो x आएगा वो a इनवर्स इंटू b ही आएगा, भले 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 हो या 5/5 हो। आपके अभी सिलेबस में 4/4 5/5 नहीं है, 3/3 का ही है। 2/2 वाली चीज़ भी आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम इस मेथड से 2/2 मैट्रिक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, 2/2 ऑर्डर यानी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो डेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे फर्स्टली क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0 आए तो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, कंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो आपको फिर फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो अगर 0 आ जाता है तो भी कंसिस्टेंट होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है। तो आपको कैसे क्या पैटर्न पता चल गया, कैसे कैसे फॉलो करना है, होमवर्क करना है आपको, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। इसका आंसर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चन है इसके दोनों के जो सॉल्यूशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, ये ध्यान रखना इन दोनों का। और यहाँ पर इन दोनों के जो सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर इन दोनों के वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ये आपको करोगे तो पता चल जाएगा। तो सबको सॉल्व करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कि आंसर लिख के छोड़ देना है, सॉल्व करना है। और नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इसको कॉपी कीजिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से 2000, एक तो 12 में आया हुआ और एक 14 में आया हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कि 3 इक्वेशंस गिवन है, आपने जो कर रखा है, हमने जो सीखा है वही सारा सब कुछ, ये आंसर है x3 y2 एंड z1। एंड सिमिलरली इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि x2 y1 एंड z3। सॉल्व कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए। अगर कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और इसके अलावा ये लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़े से एडवांस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उससे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ये समझ में आएगा तभी नेक्स्ट वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। तो थैंक यू।